तो हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है CGPT मैथ सॉल्यूशन 2021। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, -5, -2 एंड -1, 5 एंड 3 इज। तो इसका सॉल्यूशन हमको बताना है। तो देखो, इक्वेशन क्या होता है, फार्मूला होता है x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइड बाई z2 - z1 होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू दिया वो मान लो इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 और z2 मान लिया। तो अगर आप रखते हो तो पहले वाले में आपका वैल्यू x - 4 डिवाइड बाई 4 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू y - y1 यानी y + 5 हो जाएगा डिवाइड बाई y2 - y1। एक्चुअली यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, y2 - y1 होगा तो -5 हो जाएगा। फिर y + 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5 10 हो जाएगा यहाँ। फिर z - z1 यानी z + 2 हो जाएगा डिवाइड बाई z2 क्या है 3 + 2 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। तो अब अगर मान लो सब जगह यहाँ भी 5, यहाँ 10, यहाँ 2, सब जगह 5 से -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ जाएगा x - 4 इज इक्वल टू माइनस y + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z + 2 और माइनस में यहाँ भी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दो रेखाओं के बीच का कोण यदि उन रेखाओं के दिशीय अनुपात यानी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस आर गिवन बाय। तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 3lm - 4ln प्लस mn इक्वल टू 0। क्या करो, यहाँ से दूसरे वाले इक्वेशन से दिया हुआ l इज इक्वल टू 2m + 3n दिया हुआ, तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे क्या मिलेगा, 2m + 3n मिलेगा, 3n मिलेगा। l का वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा m², माने l का वैल्यू यहाँ रख दो और यहाँ रख दो, तो सॉल्व करोगे तो m² इज इक्वल टू 2n² मिलेगा, यानी m का जो वैल्यू मिलेगा वो ±√2n मिलेगा। ठीक, तो अब आपने क्या किया, m का वैल्यू इसमें रखो, l इज इक्वल टू आपका है -2m - 3n दिया हुआ है, तो आपने m का वैल्यू पहले रखा। तो पहले केस में अगर मान लो रखते हो जब प्लस लोगे, m का वैल्यू +√2 + √2n अगर मान लो लेते हो, तो जो l का वैल्यू आ जाएगा -2 और m का वैल्यू है √2n - 3n। तो ये क्या आ जाएगा, n कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, -2√2 - 3 आ जाएगा। ठीक, l का वैल्यू आ गया। और ऐसे ही अगर मान लो दूसरे केस में अगर आप निकालोगे तो क्या जाएगा, l का वैल्यू जब नेगेटिव लोगे, m का वैल्यू -√2 लोगे, तो m का वैल्यू अगर मान लो -√2n लेते हो तो उस केस में l का वैल्यू आ जाएगा, n कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस 2√2 - 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखो फार्मूला क्या होता है, पहले केस में हम केस बनाते हैं। अगर मान लो मैं L1 लूँ तो L1 हमारा क्या आ जाएगा, L1 का वैल्यू मान लो L1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, और सॉरी L1 का वैल्यू अभी हमने L1 मान लो ये हमारा निकाला, तो क्या आया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो -n × 2√2 + 3 आ जाएगा। ठीक, फिर इस केस में आपने m1 क्या लिया था, √2n लिया था। ठीक है, और दूसरे केस में अगर आप L2 मान लो लेते हो तो L2 हमारा क्या आ जाएगा, n × 2√2 - 3 और m2 हमारा क्या आ जाएगा, -2 - √2n। तो मैंने सारी वैल्यूज को √2n के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, cos θ इज इक्वल टू L1 L2 + m1 m2 + n1 n2। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करोगे, L1 L2 का वैल्यू इसको L1 और L2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, -n² हो जाएगा पहले तो, और 2√2 और 2√2 - 3 है तो a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। तो यानी 2 × 2 = 4 और -9 हो जाएगा, और सॉरी 4 × 2 = 8 - 9 यानी -1 हो जाएगा, प्लस m1 m2 का वैल्यू भी देखो आपका क्या आ जाएगा, 2n² हो जाएगा माइनस में,
तो -2n² मान हमने लिख लिया, प्लस n1 n2 को मान लो हमने n इंटू n मान लिया, क्योंकि n1 n2 यही है दोनों में n, तो n² आ गया। अब अगर मान लो इसको सॉल्व करोगे तो ये -n² और ये +n² कितना हो जाएगा, ये 0 आ जा रहा है। तो cos थीटा का वैल्यू 0 यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा हमारा π/2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 103 में क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो ये मॉड a का वैल्यू 2 दिया, मॉड b का वैल्यू 3 दिया हुआ, a.b का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो c का वैल्यू क्या होगा। c मॉडुलस एक्चुअली ये पूछा जा रहा है, c का मॉड क्या है, क्योंकि वेक्टर में हमारा आंसर नहीं दिया हुआ इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। देखो a क्रॉस b क्रॉस c का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a.c इंटू बी वेक्टर माइनस a.b इंटू सी वेक्टर होता है। तो पहले इन तीनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो हमारा क्या आएगा, a.b इंटू a वेक्टर माइनस a.a इंटू b वेक्टर। ठीक, अभी सिर्फ मैंने जितना हाईलाइट किया उतना ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो a.b का वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस a.a का a² यानी b वेक्टर, a² b वेक्टर आ रहा। फिर इसको क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, किसके साथ, ये a वाले को। अब मैंने इसको भी ले लिया, तो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो -a² b वेक्टर आएगा। a² एक्चुअली आ जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, तो स्केलर क्वांटिटी यानी -a² को बाहर निकाल लोगे तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आएगा। ठीक, फिर अब हम इसको भी ले लेते हैं, तो इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, -a² बाहर ही आएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो a क्रॉस b आएगा ये। तो अब इसको सॉल्व कर लो फिर से वैसे ही जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, तो a.b यहाँ आ जाएगा इंटू a वेक्टर माइनस a.a इंटू b वेक्टर। ठीक, a.b यहाँ आपका 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a⁴ इंटू b वेक्टर आएगा। a⁴ का b वेक्टर ये अगर मानो निकालोगे तो a⁴ यानी 2⁴ और b का मॉडुलस यहाँ 3 दिया हुआ, तो 2⁴ यानी 2 2 जा 4 4 16 3 जा 48, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मॉडुलस निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। 104 की अगर बात किया जाए तो 104 में हमारा क्या दिया, 2i + 3j का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन निकालना, किस पे, इस पे। तो प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है, a.b डिवाइडेड बाई b वेक्टर का मॉड। ये क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ठीक, तो a.b अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, 2i का i के साथ करोगे तो 2 आएगा, 3j का 2 के साथ करोगे तो आपका 3 × 2 6 हो जाएगा, और 2 का -1 के साथ करोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई b वेक्टर। b वेक्टर कौन सा है, ये i + 2j - k है, तो इसका मॉडुलस निकाल लिया, तो i का कोफिशिएंट 1 है, 1², फिर 4 और फिर 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई √6 आ रहा है, यानी √6 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 105 में, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2i + 4j - 5k एंड दिस वेक्टर। तो पैरेलल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप निकालोगे दो वेक्टर का, तो 2i + 4j - 5k फिर प्लस, एक्चुअली फार्मूला अगर मैं लिखूं तो फार्मूला इसका क्या आएगा, a वेक्टर + b वेक्टर डिवाइडेड बाई a वेक्टर + b वेक्टर का मॉड, ऐसे निकाल सकते हो ये। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखोगे, i + 2j + 3k डिवाइड बाई इन दोनों का मॉड। सॉल्व करोगे तो ये 3i हो जाएगा प्लस 6j और -2k का मॉड, तो क्या आ जाएगा, 3i + 6j - 2k डिवाइडेड बाई इसका मॉड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 9 36 और 4 49 यानी 7 आ जाएगा, तो 3i + 6j - 2k डिवाइड बाई 7 यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 6106 की अगर बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर, मीन्स a का मॉड
1 है और b का मान भी 1 है, सच दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर का जो वैल्यू होना चाहिए 0 होना चाहिए, a डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, बस यही बोला जा रहा है। तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5a स्क्वायर फिर माइनस 4a डॉट b आएगा, फिर प्लस 10b डॉट a माइनस 4 2 जा 8 b स्क्वायर 8b स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0 है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो a और b के बीच का कोण फाइंड आउट करना है, यानी a डॉट b फाइंड आउट करना। बेसिकली 5a स्क्वायर ये तो यूनिट वेक्टर है, तो 5 हो जाएगा माइनस 4a डॉट b और प्लस 10b डॉट a, b डॉट a को a डॉट b आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 6a डॉट b माइनस 8 आ जाएगा, b स्क्वायर का वैल्यू भी 1 आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, यानी a डॉट b का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3/6 यानी 1/2 आएगा। तो a डॉट b का वैल्यू अगर 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू a डॉट b कॉस थीटा माने ए बी कॉस थीटा आएगा। तो कॉस थीटा क्योंकि a और b का मॉडुलस 1 दिया हुआ था, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, 1/2 यानी 60 डिग्री। ठीक, तो π/3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंटीग्रेशन का दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में बोला जा रहा है मान लो ये i है और इसको ये 0 से π/2 हमने मान लिया। cot x को मैं चेंज कर लेता हूँ किस में, cos अपन साइन में। तो sin x cos अपन sin x में चेंज करोगे तो sin x प्लस cos x ऐसे आ जाएगा। ठीक, cot x को हमने लिख लिया cos x अपन sin x। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई कर लेता हूँ। कौन सा प्रॉपर्टी, अगर मान लो 0 to a f(x) dx है तो इसको आप 0 to a f of a minus x dx लिख सकते हो। तो आपने इसको क्या किया, अगर ये मान लो इक्वेशन 1 है तो आपने इसमें अप्लाई कर लिया 0 से π/2 sin π/2 माइनस x करोगे तो यहाँ cos x आ जाएगा और यहाँ cos x और यहाँ sin x। ठीक, दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ 2i आएगा और इधर क्या होगा cos x प्लस sin x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 0 से π/2 dx बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको पता होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/2। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो π/2 माइनस 0 आएगा, यानी π/2 मीन्स i का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो यानी आंसर हमारा क्या आएगा, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4ax। ठीक, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इसमें हमको एरिया निकालना है बिटवीन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस, ये x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू a के बीच में। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a, 0 आ जाएगा एक तरह से। ठीक है, और यही हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, अगर एरिया निकालोगे तो ऊपर और नीचे दोनों का आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a √4x आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4x है तो √4x आ जाएगा dx। इंटीग्रेट कर लिया तो यहाँ √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 0 to a x की पावर 1/2 dx आ जाएगा। तो अब ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होल टू द पावर 0 to a। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा तो 4 to 8/3 आ जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो a√a माइनस 0 आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 8/3 a√a आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो हम ये 8/3 वाला वैल्यू मैच कर रहा है तो बी ऑप्शन मैच करा सकते हो यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ या तो हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देना चाहिए था। इसमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, यहाँ ऑप्शन नहीं मैच कर रहा मतलब कई सारी कंडीशन हम बना सकते हैं। तो कुछ पार्ट मैच कर रहा तो चलो आपने बी ऑप्शन लगा दिया तो हो सकता है, तो इसमें गलत है ये वाला ऑप्शन।
देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 लेस देन इक्वल टू 3t माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 18। टी का वैल्यू पहले निकालते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सब जगह प्लस 18 कर दूंगा। तो प्लस 18 करूँगा तो इधर 18 करूँगा तो 21 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा और इधर 36 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो t का वैल्यू 7 से लेकर के 12 के बीच में आ रहा है। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा ना, एक एक ऑप्शन को चेक करूँगा। तो एक एक ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 14, यहाँ 19। ठीक, तो 19 आ रहा है तो इसका वैल्यू ये हुआ कि 2 से डिवाइड करो तो कटेगा ही नहीं। यहाँ तो 8 और 12 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या रहा, 7 और 12 आ रहा है, तो ये अच्छा इक्वालिटी का साइन यहाँ नहीं लगा हुआ दोनों साइड में। यहाँ देख लेते हैं 7 और 8 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो 7 और 8 आ रहा है, मतलब ये हुआ कि हमारा वैल्यू ये 7 पे इक्वलिटी लगा हुआ है और ये जो वैल्यू आएगा इसके सारे वैल्यू एक्चुअली इसमें मैच करेंगे। क्यों मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है। कौन सा सही है, मतलब ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक, इनके बीच में हमारा वैल्यू रहना चाहिए। तो 7 से 8 के बीच में हमारा वैल्यू सारा आ जाएगा, इसके बीच में 7 to 12 के बीच में आना चाहिए। तो 7 to 8 भी आ जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं लगा। ये बोल रहा है कि 12 को इंक्लूड नहीं करना, जबकि T12 इंक्लूड होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट 110 में क्या बोला जा रहा है कि ये आपका वैल्यू दिया हुआ NCR को आप CR लिख सकते हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, C0 प्लस C1, C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, Cn+1, Cn का वैल्यू k n+1 टू पावर n फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है कि आप NCR प्लस NCR-1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, n+1 CR+1, ये फार्मूला होता है, इसमें आप इसको इंक्लूड लिख सकते हो जो भी वैल्यू होता है। तो आपने क्या किया ना, इसकी वैल्यू को मेरे को ये कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को ना कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया। मैंने बोला ये पाई मल्टीपल का तरीका होता है, R=0 से लेकर के n तक रख दिया इसकी वैल्यू के लिए, n+1 CR+1। अब इसमें अगर मान लो मैं वैल्यू रखते जाऊंगा तो ये हमारा सारा वैल्यू मिलता चला है। R का वैल्यू मान लो मैंने 0 रखूँगा, तो ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आप रखते चले जाओगे तो ये आपका वैल्यू मिलता चला जाएगा, ये वाला फिर ऐसी एंड सो ऑन सारा वैल्यू। तो सारा वैल्यू मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई यहाँ पहला टर्म्स मिलेगा, मैंने R का वैल्यू 0 रखो तो पहला मिलेगा, NC0 NC1 मिलेगा। ठीक, R का वैल्यू 1 से, तो R का वैल्यू 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, NC1 मिलेगा। फिर R का वैल्यू 2 रखोगे तो फिर आपका वैल्यू क्या मिलेगा, 2 और ये 1 मिलेगा। तो वैसे ही आपका मिलता चला जाएगा सारा वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, R=0 से स्टार्ट किया, और इधर वाले को बस मैं देख रहा हूँ क्योंकि सारा टर्म्स मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो मैं इसी साइड्स को कंसीडर कर रहा हूँ। तो कंसीडर करोगे तो इसको अगर आप लिखोगे फैक्टराइज n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल, और फिर क्या आ जाएगा, r+1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, और ये मल्टीपल ही रहेगा R=, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसको n+1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल और फिर r+1 फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाई में ही है, मान लो पाई लगा दिया, R=1 से लेकर के n तक। अगर आप n+1 बार बार मल्टीप्लाई होगा इसमें, मान लो R=1 आप रखते चले जाओगे तो वैल्यू हमारा यहाँ क्या मिलेगा, n+1 की पावर n मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला R का वैल्यू 1 रखोगे तो पहला वैल्यू मिलेगा, फिर दूसरा वैल्यू मिलेगा, तीसरा वैल्यू मिलेगा। तो ये n+1 को मैंने बाहर निकाल दिया, बार बार मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक, अब अगर मान लो आप इसमें वैल्यू रखते चले जाओगे, जो भी आपका वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल, जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारा वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 1/1, 1/2, 3, 4 एंड सो ऑन,
वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो इसमें भी आप इसको अलग कर सकते हो, n+1n डिवाइडेड बाई आप n फैक्टोरियल लिख लो। किसको? ये r का जो वैल्यू चेंज हो रहा है, कहाँ तक n तक हो रहा है, तो n फैक्टोरियल हमने लिख लिया। अब अगर मान लो आप इसमें भी वैल्यू चेंज करोगे ना, तो ये आपका वैल्यू क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो NCR-1 NCR-2 NCR-3, तो ये वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहला वैल्यू मानो C0 मिलेगा। जब n का वैल्यू मान लो 1 रखोगे, 2 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ऐसे मिलता चला जाएगा। C0 C1 C2, मतलब ये जो वैल्यू है C0 1 का है, C1 का है, C2 का है, C3 का है, एंड सो ऑन NCn का है। तो हमको क्या मिला, हमको तो इससे कंपेयर करना था, तो इससे कंपेयर करना था तो इसका k का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर k का वैल्यू ये आ जाएगा C0 C1 C2 Cn, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट में बोला जाएगा विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, तो स्कैनर भी है, इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक, कीबोर्ड है, नन ऑफ दिस आएगा आंसर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या बोला कि मान लीजिए कि Z1 Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं, लेट Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हुज प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ रहा है पाई से ग्रेटर आ रहा है, मतलब इधर कहीं आ रहा होगा, तो इधर कहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एंगल को लिखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा लिखते हैं। तो माइनस पाई प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, माइनस पाई प्लस जो हमारा एंगल था अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा बी ऑप्शन आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई आएगा। इधर से अगर हम चलते हैं तो आर्गुमेंट लिखने का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि अगर z³ 2z³ प्लस 2z प्लस 1 जो है द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना और इतना r, दोनों के कॉमन रूट कौन कौन से होंगे ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। इसका फैक्टर निकालोगे तो एक तो हमारा आएगा z+1, फैक्टराइज कर लेना, कैसे करते हैं आपको कई सारे मेथड रहते हैं। दूसरा हमारा होता है z² प्लस z+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक निकालोगे तो एक वैल्यू मिलेगा -1 और दूसरा वैल्यू मिलेगा z इज इक्वल टू ओमेगा और तीसरा मिलेगा ओमेगा²। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं, अब हमको क्या करना है, इसके तीन पहले वाले के तो 3 रूट्स मिल गए। अब इस वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन में z के पावर 1985 प्लस z के पावर 100 प्लस 1 में वेरीफाई कराना है। तो जब वेरीफाई कराओगे तो एक्चुअली ओमेगा और ओमेगा² वेरीफाई करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू एक होता है 1 और दूसरा होता है 1 प्लस ओमेगा² का वैल्यू होता है 0। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का आप यूज़ करोगे ना तो ये दोनों वेरीफाई होंगे, यानी 0 आएगा। ठीक है, यही बस हमको करना है। नेक्स्ट क्या पड़ जाएगा कि dy/dx का वैल्यू क्या होगा, तो sin x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक, फिर x प्लस वाई का करोगे तो 1 प्लस dy/dx आ जाएगा, इज इक्वल टू log x का करोगे तो 1/x प्लस वाई और फिर 1 प्लस dy/dx आ जाएगा। अच्छा, कैंसिल आउट नहीं करते हैं ना, दोनों साइड से आप कॉमन ले लो, क्या चीज़ 1 प्लस dy/dx कॉमन ले लिया, बचेगा आपके पास cos ऑफ x प्लस वाई माइनस 1/x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यानी ये पार्ट 0 आएगा, हमको dy/dx ही तो पूछा गया, तो dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, यानी आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि यदि सरल रेखा इफ स्ट्रेट लाइन इतना y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज अ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब ये हुआ कि पहले वाले से मैंने टेंजेंट निकाल, यानी dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो 4 आ जाएगा, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y dy/dx का वैल्यू क्या आएगा, 3px² आएगा। अब 2 और 3 पे पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 पे पूछा जा रहा है, तो यानी 2 × y का वैल्यू 3 रख दो, dy/dx का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 × p × x² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4।
तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, p का वैल्यू क्या मिला 2 मिला। अब जब p का वैल्यू 2 मिल गया तो हमको क्या चाहिए q चाहिए ना, तो यहाँ रख लो इस वाले में। तो y क्यूब यानी क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब यानी 8 प्लस क्यूब कितना आ जाएगा 9 माइनस 16 इज इक्वल टू क्यू यानी -7 आ जाएगा। तो P2 और Q -7 ए ऑप्शन। ठीक है, ये दोबारा आ गया, ये वाला क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ कोनिक विथ द फोकस 1, -1 डायरेक्ट्रिक्स along x - y + 1 एंड इसेंट्रिसिटी इज √2। तो देखो इसमें हमारा फार्मूला क्या होता है, PS/PM इज इक्वल टू होता है क्या चीज़ कांस्टेंट E। तो PS हमारा क्या होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर, और यहाँ आपका वैल्यू होता है x - y प्लस क्या दिया हुआ 1 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी भी यहाँ दिया हुआ है। तो चलो x - h यानी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + k का होल स्क्वायर, k नहीं -1 दिया तो y + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू E√2 दिया हुआ तो 2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या x - y + 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो x स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 + 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 - 2xy -2y प्लस 2x। तो x स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा 2x और 2y को एक साइड में ला लेता हूँ, तो इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा प्लस 4y प्लस 2xy, 1 से 1 एक कैंसिल होगा, एक 1 बच जाएगा। तो यहाँ +1 = 0। तो देख लो क्या बच रहा है, एक 2xy -4x प्लस 4y प्लस 1 = 0, प्लस 1 = 0। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं। बोला जा रहा है कि के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब हमको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पैराबोला बनाते हैं एक y² = 4x, और इस पे a का जो वैल्यू हमारा है वो 1 है, यानी 1,0 आएगा। कंपेयर करोगे तो एक्चुअली ठीक 1,2 कहाँ आएगा, 1,2 कहीं इधर आएगा, पैराबोला का आएगा। पैराबोला कहाँ गया, ये इस पे मैं ऐसे एक 1,2 पे इसी के जस्ट ऊपर आएगा, एक तरह से बोला जाए तो ये 1 है जहाँ ये टच करेगा 1,2, इस पॉइंट का नाम है 1,2। ठीक, तो अगर ये 1,2 मान लो हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा एक मिरर इमेज बनाना है बेसिकली देखा जाए तो। और वो किधर बनेगा, इसके जस्ट दूसरे साइड में बनेगा, इसके जस्ट दूसरे साइड में बनेगा, इस साइड में ऐसे। ठीक, तो दूसरे साइड में अगर मान लो बनेगा, अच्छा इस फोकस का कोऑर्डिनेट तो हमारा मान लो 1,0 आ गया। 1,0 आ गया तो जो हमारा वैल्यू आएगा इधर इसका जस्ट मिड पॉइंट होगा। तो अगर मान लो मैं इसको h,k मान लेता हूँ, ठीक है, h,k मान लिया, तो h,k का जो वैल्यू आएगा मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करोगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले काम हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। क्यों टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, वो इसलिए निकालेंगे कि हमको क्या का ज़रूरत पड़ेगा, इसी के अबाउट मिरर इमेज निकालेंगे। तो y² = 4x था, y = 2 × x + x' होता है टेंजेंट का इक्वेशन। किस पॉइंट पे, 1,2 पे। तो 1,2 पे निकालोगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2y, तो 2 × x + 1 आ जाएगा, यानी y = x + 1 आ गया। अब y = x + 1 आ गया, तो इस केस में हमारा y का वैल्यू अगर मान लो हम 0 रखोगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा ऐसे
ये 1,0 है। ठीक है, तो यानी ए का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा -1 और बी का वैल्यू हो जाएगा +1। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे तो मैं इसको रख लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का y, तो ये y +2 कहाँ से आया यहाँ, तो ये तो ऐसे होता है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू वाई माइनस क्या आ जाएगा के का वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ से निकालो तो y +1 आएगा। ठीक है, तो ये y +1 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी कैसे आएगा, यहाँ पे आपको मिरर इमेज निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है तो डायरेक्टली हमने कर दिया। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि f(x) = x > 0 -x < 0, तो ये कौन से पॉइंट पे क्या है, सतत है। हाँ बिल्कुल होगा। देखो कर्व एक्चुअली क्या है, mod x का कर्व दिया हुआ है। ठीक, तो ये कॉन्टिन्यूस तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब x = 0 को पूछा जा रहा है, तो x = 0 पे क्या होगा, अवकलनीय है, f(x) अवकलनीय है नहीं। ठीक है, f(x) सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो होता नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ, तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि सार पेज आता है, जहाँ पे भी सार पेज आता है वहाँ कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। 120 में log x² का वैल्यू जो होगा 2 log ऑफ mod x के इक्वल आएगा। ठीक, इसमें हमारा ऑप्शन ए आएगा 1:2:3। अब वो कैसे आता है, यहाँ से आप क्या करोगे, r = (डेल्टा/s) निकाल लो। ठीक, कैपिटल R = ABC/4 डेल्टा निकाल लो, और R1 या R जो भी आपका आएगा (डेल्टा/s - a) निकाल लो। यहाँ पे जो s आएगा वो क्या आ जाएगा, 3a/2 आ जाएगा, 3a/2, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होगा इसलिए। ठीक, और क्या हमको चाहिए, डेल्टा यानी एरिया का जो वैल्यू आएगा √3/4 a² आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारी वैल्यू रख दो, यहाँ ABC सब a³ हो जाएगा, a³/4 डेल्टा हो जाएगा। तो सारा वैल्यू रखोगे तो रेशियो हमारा 1:2:3 आएगा। कैलकुलेट कर लेना। अब देखो इसका क्या पूछा है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन। tan x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तो x के साथ जो भी टर्म्स मल्टीपल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो π/5 हमारा क्या होगा, इसका पीरियड होगा, यानी π/5 आएगा। ये देखो इसमें बोला जाए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय ए बी सी आर 1/2, 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क इंडिपेंडेंटली दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 - p डैश q डैश और r डैश। तो 1 - 1 - 1/2, 1 - 1/3 एंड 1 - 1/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 1/2, 1 2/3 एंड 3/4। इसको इससे कैंसिल, इसको कैंसिल, तो 1 - 1/4 यानी क्या आ जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो केस आता है वो एटलीस्ट 1 का केस होता है। जो फार्मूला अभी हमने बताया ना, वो एटलीस्ट 1 के केस में ऐसा आता है। ठीक, अब देखो क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सभी अंकों 1 2 3 4 5 से बनी संख्या के 4 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या होगा, जो 4 से पहले तो 4 अंकों से बनी कुल संख्या कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 है तो 5 फैक्टोरियल जाएगा, तो टोटल हमारा जो आएगा वो 5 फैक्टोरियल जाएगा। अब 4 अंकों से बनी जो संख्याएं होंगी, जो 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट के 2 डिजिट में या तो 12 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, 32 या 52 आना चाहिए। ये 4 संख्याएं आएंगी। तो फर्स्ट डिजिट में हमारा कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, बाकी बच्चा हमारा कितना 3 डिजिट, तो वो कितने तरीके से रख सकते हो, 3 फैक्टोरियल तरीके से, इनटू ये हमारा कुल है 4, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा 1/5, आंसर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ कि मान लो कोई 3 संख्याएं हैं, ए फिर G1 G2 और B, मतलब 2 संख्याओं के मध्य गुणोत्तर माध्य G1 G2 और B है।
तो यानी A1 को मान लो हमने A मान लिया, G1 को आप AR, G2 को AR स्क्वायर और B को आपने AR क्यूब मान लिया। ठीक, तो मैं क्या कर लेता हूँ, G2/G1 पहले निकाल लेता हूँ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा। ठीक, A1 का वैल्यू A है ही। अच्छा, अगर मान लो मैं B का वैल्यू निकालूँ, A का वैल्यू तो मैं चलो अभी रहने देता हूँ, B का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो B इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, AR क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो AR क्यूब का वैल्यू मतलब G2/G1 का होल क्यूब। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ ना, ये G1 या G2 का जो वैल्यू है रख लेता हूँ। G1 कैसे आएगा, G1 इज इक्वल टू हमारा है AR। तो AR का वैल्यू अभी हमने निकाला, यहाँ क्या आएगा, G2/G1। ठीक, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो G1²/G2 आ जाएगा। अब यहाँ रख दो, B का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो क्या आएगा, G1 का स्क्वायर डिवाइड बाई G2 इंटू G2 का क्यूब डिवाइड बाई G1। इसको G2 से इसे कैंसिल करोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, G2 स्क्वायर डिवाइड बाई G1 मिल जाएगा। ठीक है, G2 स्क्वायर बाई G1 मिल जाएगा। तो बस यहाँ रख दो, A और B का वैल्यू आपको मिल गया। G1 स्क्वायर बाई G2 है, G2 स्क्वायर बाई G1 है। तो यानी 2A के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 2A के इक्वल आ गया बस। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट 126 में ये जो वैल्यू आएगा वो पहला तो हम 12 के इक्वल बता देते हैं पहले ही आंसर इसका। नेक्स्ट अभी सॉल्व कैसे करोगे आप ये देख लो। अगर मान लेते हैं आपका ये जो वैल्यू दिया हुआ है, आपने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया पहले इसमें। किसमें, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आपने 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 + 1 + 2 यानी log 2 + 2 log 2। ठीक, एंड फिर यहाँ से भी आपने कॉमन ले लिया था तो क्या मिलेगा, log 2 का क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 log 2 का क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से करो तो ये जो वैल्यू लिखा हुआ ना, कुछ टर्म्स तो आपका किसका दिया हुआ है, ये वाले टर्म्स, ये आपका दिया हुआ है 2 इंटू e⁻log 2 का वैल्यू दिया हुआ है एक्सपेंशन में। e⁻x का फार्मूला क्या होता है, e⁻x का फार्मूला तो 1 + x + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म्स आपका दिया हुआ है ये log 2 दिया हुआ है, log 2 पहला वाला टर्म्स, फिर अगला वाला टर्म्स, फिर ऐसे, और फिर एक टर्म्स आपका ऐसा आ रहा है जिसमें 2 log 2 आपका दिया हुआ है। तो 2 log 2 आपने यहाँ से लिख दिया। तो एक log 2 एक 2 log 2 है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 इंटू e⁻log 2 इंटू e⁻log 4, ये इधर आ जाएगा तो log 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, e⁻log 2 का वैल्यू क्या होता है, बेस वैल्यू सेम होता है तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्चुअली, ये तो पावर में है तो ये क्या आ जाएगा, log ये 2 + 4 हो जाएगा, यानी 4 + 2 6, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक, ये सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस √11 फ्रॉम द पॉइंट। देखो इसमें क्या करते हैं कि ये आपका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ y + 1 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू z - 1 डिवाइड बाई 1। ठीक, मान लो इक्वल टू r है डिस्टेंस जो भी हमारा है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2r, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -3r - 1, और z का वैल्यू r + 1 हो जाएगा। ठीक, तो किसका जो डिस्टेंस है कहाँ से, ये जो x y z का जो वैल्यू आया वो √11 है, कहाँ से 2r - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3r - 1 और ये +1 का होल स्क्वायर प्लस z
का जो वैल्यू है वो r+1 है। r+1 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अब इसी को बस आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये +1 - 1 यहाँ +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4r² +1 - 4r प्लस ये आपका हो जाएगा 9r² और प्लस लास्ट वाला जो वैल्यू आपका आएगा वो r² हो जाएगा इज इक्वल टू 11। तो 4 और 9 13 और ये 14r² हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा -4r आ रहा है। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा -4r ये और -10 ये इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करके तो 7r² - 2r - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो r का वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। तो r का वैल्यू या तो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो क्या आ जाएगा 7 × 5 = 35 यानी 7r² - 7r + 5r - 5 इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले लिया, 7r कॉमन लेते r - 1 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन होगा तो r - 1 इक्वल टू 0। तो r - 1 इक्वल टू 0 यानी r इज इक्वल टू 1 आएगा और एक r का वैल्यू -5/7 हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम एक वैल्यू रख लेते हैं। तो r का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, फिर -4 आएगा और +2 आ जाएगा। तो 2 - 4 और 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आ रहा है। मिल गया, दूसरा रखने की जरूरत ही नहीं है। और डिस्टेंस r का जो वैल्यू दिया हुआ है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो चलो ठीक है, हमने पहला वैल्यू ले लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि यदि रेखाएं समतली हैं, समतली की कंडीशन क्या होता है। x2 - फार्मूला हमारा होता है x2 - x1, x2 - x1, फिर y2 - y1, फिर z2 - z1, फिर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2। ठीक, x2 - x1 है क्या, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। x - 2 डिवाइडेड बाई मान लो 1 है इज इक्वल टू y - 3 डिवाइड बाई 1, z - 4 डिवाइड बाई -k है। और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है x - 1 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू y - 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z - 5 डिवाइड बाई 1 दिया हुआ है। ठीक, तो x2 - x1, x - x1 ये मान लो हमारा x1 है, ये x2 है। तो यहाँ आप लिखोगे तो 2 - 1 आएगा, फिर यहाँ लिखोगे तो 3 - 4 आएगा, फिर यहाँ लिखोगे तो 4 - 5 आएगा। a b c यानी 1 1 -k और k 2 और 1। इसको बस इक्वल टू 0 करके k का वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा जो भी आंसर आना चाहिए। तो सॉल्व करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका -1 और यहाँ 1। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 -1 फिर -1 फिर 1 1 - k और k2 और 1। इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे भी है सॉल्व किया तो 1 × 1 + 2k हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे इसको और इसको तो क्या आ जाएगा 1 + k² आएगा और फिर -1 × इसको सॉल्व रखोगे तो 2 - k हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो, इसको सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता है। आपने क्या किया, k का वैल्यू इसमें रख दिया, पुट कर दिया, तो भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 + 2k 1 + k² -2 + k इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या आ जाएगा k² प्लस k 2k + k 3k। ठीक है, 2k + k 3k आ जाएगा और 1 + 1 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 करोगे तो या तो k का वैल्यू 0 आएगा या k का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ देखो कहाँ गया, कोई भी मान, तो k का मान क्या हो, कोई मान नहीं हो, केवल एक मान होगा, केवल 2 मान होंगे, तो केवल 2 मान होंगे। ऑप्शन बी एग्जैक्टली 2 वैल्यूज। यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है कि यदि fa <0 fb < 0 तो a और b का वैल्यू क्या होगा और fx = 0 दिया हुआ। तो मान लो कुछ कर्व हमारा ऐसे आ रहा होगा, a यहाँ है और b यहाँ है।
बी यहाँ होने का मतलब ग्रेटर देन 0 होने का मतलब यहाँ वैल्यू आ रहा है और यहाँ लेस देन 0 पे वाई के नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ है। मतलब क्या होगा कि ए और बी के बीच के मध्य होगा जो भी हमारा रूट आएगा। ठीक, अब देखो बोला जाए कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्राइमरी स्टोरेज है, तो रैम होता है, रैम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला जा रहा है कि tan लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स tan पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, लिमिट क्या लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स tan पाई एक्स डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या किया, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू या 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू h मान लिया। चलो x माइनस 1 इज इक्वल टू हम h मान लिया। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, h प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, जब लिमिट रखोगे x का वैल्यू 0 रखोगे, x टेंस टू 1 पे h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लिमिट हमने रख दिया, चलो रखोगे तो ये हमने यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो x 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 बनाने के लिए मेरे को यहाँ माइनस h करना पड़ेगा। और tan पाई एक्स था तो पाई बाई 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा h प्लस या 1 प्लस h कर लिया, और लिमिट h टेंस टू 0। अब पाई बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू tan 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट पाई बाई 2 इंटू h हो जाएगा। ठीक, कॉट पाई बाई 2 इंटू एच हो गया। अब अगर मान लो आप इसमें लिमिट रखते हो तो कॉस, जिसे मान लो अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे एच टेंस टू 0 रखोगे तो पहले इसके बाद मैंने इसमें क्या किया, अच्छा यहाँ माइनस भी था तो इसको मैंने क्या किया, लिमिट एच टेंस टू 0 को ये एच ऐसे ही रहने दिया, इसको कॉस पाई बाई 2h डिवाइड बाई साइन पाई बाई 2h में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, और यहाँ क्या किया, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर दिया। तो ये h और ये पाई बाई 2h और ये तीनों मिल करके ये बन जाएंगे 1। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो -2 अपन पाई आएगा। ठीक, तो ये एक्चुअली हमने माइनस कहीं गड़बड़ किया होगा, अच्छा यहाँ माइनस कॉमन लेना था, तो उस केस में हमारा 2 अपन पाई आ जाएगा। एक्चुअली ऐसे समझो ना, ये प्लस पहले से ही हो गया क्योंकि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 अपन पाई है। ठीक, तो यहाँ देखो अब क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि ये वैल्यू दिया हुआ x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमको 0 प्लस की वैल्यू पूछी जा रही है। 0 प्लस का वैल्यू क्या 1 आएगा, 0 प्लस का लिमिट अगर मान लो आप रखोगे x टेंस टू 0 पे तो क्या आएगा, तो ये तो हमारा 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई e की पावर 0 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h करोगे प्लस 1 करोगे तो ये आपका आ जाएगा e के पावर इन्फानाइट, तो e के पावर प्लस इन्फानाइट एक्चुअली आएगा। तो e के पावर प्लस इन्फानाइट का वैल्यू क्या आ जाएगा, e के पावर प्लस इन्फानाइट का वैल्यू इन्फानाइट होता है, तो 1 अपॉन इन्फानाइट यानी 0 आ जाएगा, तो ये तो गलत है। माइनस इन्फानाइट के केस में आपका वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, e के पावर माइनस इन्फानाइट आएगा प्लस 1, तो e के पावर माइनस इन्फानाइट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ये वाले क्वेश्चन में मैं इसका डायरेक्ट आंसर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आएगा एक्चुअली फाई ऑफ b इज b अपॉन x आ जाएगा, तो kx हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर के, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। मैं हिंट देता हूँ क्या करोगे, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन, सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वी एक्स इसमें पुट करते हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे
तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो ये हमारा लास्ट में यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ 130 के मूल बिंदु से, यानी एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक सर्किल है जिसका केंद्र वाई एक्स पे है और वो जो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, मान लो 0, के आएगा, ये आर मान लिया, ठीक, आर मान लिया, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2YR इज इक्वल टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2YR इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर मान लो यहाँ से r का वैल्यू निकालोगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2y मिलेगा। ठीक, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सिंपल डिफ्रेंशिएट करोगे तो r एक्चुअली यहाँ 0 है, मतलब कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। इधर करोगे तो ये जो आपका वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर इंटू यानी 2y इंटू न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, ठीक, माइनस फिर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर 2y का करोगे तो 2 dy बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसी को अरेंज कर लो। तो अरेंज करोगे तो देखो क्या आएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4xy प्लस 4y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू करोगे तो प्लस माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, सब जगह से कैंसिल कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा वैल्यू मिल जाएगा। मतलब देखो क्या मिलेगा, हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, काम करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे और 2 हमने हटा दिया सब जगह से, तो मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, तो यानी आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर था ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, ये वाला आंसर आएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, सीधे मैं इस ऑप्शन को लेके चलता हूँ। ऑप्शन को लेके चलूँगा तो मतलब मैं एक सीधे से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट करो, जैसे मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x है। मान लो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो, और ऐसे आसान यही पड़ेगा मेरे को लग रहा है। तो आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का 1/x, फिर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी 2x बाई 2 हो जाएगा माइनस 2x बाई 2 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x बाई 2 बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है, x log x बच रहा है और माइनस x बच रहा है यहाँ पे, मतलब ये आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, दूसरे में आ जाते हैं तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया, नहीं है, तो मैंने क्या किया, दूसरा चेक कर लिया। दूसरा चेक करूँगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2x बाई 2 माइनस 2x बाई 4। तो यहाँ देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बाई 2 प्लस x log x माइनस x बाई 2, ये माइनस x बाई 2 प्लस x बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, x log x आ रहा है, यानी ऑप्शन बी सही है। ये देखो ये तो हमारा क्या है, निल्सन रूल है सीधे। ठीक है, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे log cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 10x, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर log
माइनस कॉस एक्स आएगा, तो ई की पावर लॉग सेक ई की पावर एक्स लॉग सेक एक्स आ जाएगा, ये हमारा आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इस माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तब ये आएगा। तो एक्चुअली आंसर हमारा क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स। तो ये माइनस जो इधर आएगा ना वो सेक एक्स बन जाएगा, तो इस वजह से हमारा आएगा लॉग सेक एक्स आएगा। ठीक, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। एडजॉइंट ऑफ के ए का वैल्यू क्या होता है, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो के की पावर n-1 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखो 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से एक अंक 5 हो तो दूसरा अंक क्या होना चाहिए, 365 होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपका वो आ जाएगा 368 आएगा, सॉरी 365 आएगा। ठीक है, 365 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, सभी सम संख्या दर्शाएंगे, इसकी क्या प्रयोजन है। तो जब सभी सम संख्या दर्शाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आप इसको बनाते हो तो पहले में तो हमारी सम संख्याएं कितनी आएंगी। जैसे मान लो मैं बनाता हूँ 1 1 2, पहले 2 का बनाता हूँ 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक, तो ये 1 वाले में तो नहीं मिलेगा, मेरे को 2 वाले में मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, 2 6 मिलेगा और 2 6 मिलेगा, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ये मिलेगा, और फिर 6 2 6 4 और 6 6। अब देखो इसमें मैं क्या रख सकता हूँ, इसमें अगर मान लो मैं इसमें पहले वाले में संख्या रखूँ तो क्या क्या रख सकता हूँ, ये तो 2 4 और 6 रख सकता हूँ, यहाँ भी 2 4 और 6, यहाँ भी 2 4 और 6 रख सकता हूँ। तो इसमें अगर मैं बनाऊँ तो ये पहली संख्या 1 से बनाऊँगा तो 1 आएगा, 3 मतलब एक संख्या से 3 मिलेगा, तो ये नहीं, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो कितना मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 3 या 9 3 या 27 आएगा, तो 27 और कुल हमारा कितना आ जाएगा। अच्छा, ये ना जब आप इस पहले वाले में रखोगे ना तो ये बाकी टर्म्स में भी वही रिपीट करेगा, तो वो हमको नहीं लेना है, हमको तो बस ये लेना है। तो 27 डिवाइड बाई 216 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आएगा। देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, सहसंबंध गुणांक समाश्रयण गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई होता है, तो डायरेक्ट सी आंसर आ जाएगा। ठीक, उस सरल रेखा का समीकरण जो -3,2 से होकर जाती है और अक्षों से बराबर परिमाण तथा विपरीत चिन्ह वाले अंतःखंड काटती है। तो विपरीत चिन्ह वाले अंतःखंड काटती है, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं इधर ड्रॉ करूं तो ये हमारा विपरीत ऐसे आएगा। तो ये कहाँ से जाती है, मान लो ये k है, x अपन k प्लस वाई अपन मान लो माइनस के इज इक्वल टू 1 है, तो ये कहाँ से जा रही है, x का वैल्यू -3/k प्लस y का वैल्यू है 2/-k इज इक्वल टू 1। तो अगर मान लो -3 -2 इज इक्वल टू हमने k बना दिया, तो k इज इक्वल टू ई प्लस k इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आएगा, x/1 प्लस माइनस y/1 इज इक्वल टू k का वैल्यू -5, तो x - y प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 5 ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परवलय इतना से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला आता है y इज इक्वल टू mx प्लस a डिवाइड बाई m होता है। अब y यानी 1, m यानी m ही रहेगा, x का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है, a का वैल्यू y इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करोगे तो 1 का वैल्यू भी m दिया
ए का वैल्यू भी m दिया हुआ है, ठीक। अच्छा y का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है, 1,4 से पास कर रहा है ना, तो 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। m का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 a का वैल्यू 1 ही है, डिवाइड बाई 2a 1, यानी 4 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे तो 2 बाहर निकल के आएगा, तो 2 प्लस माइनस √3 आएगा। तो एंगल हमको निकालना है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो tan थीटा का वैल्यू एक है, m1 का वैल्यू मान लो पहला 2 प्लस √3 है, दूसरा 2 माइनस √3। तो मान लो मैं 2 प्लस √3 रखता हूँ, माइनस 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 आएगा ऊपर में, 2√3 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 यानी 60 डिग्री यानी π/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि अगर मान लो ये रूट dy/dx माइनस 4 dy/dx माइनस 7 के कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि और घात निकालने के लिए देखो, पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। dy/dx इज इक्वल टू 4 dy/dx माइनस 7x है, होल स्क्वायर करो दोनों साइड में ताकि ये हट जाए। तो dy/dx हटाओगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, 4 dy/dx का होल स्क्वायर यहाँ मिलेगा, यानी कोटि 2 और घात 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये हमारा आ गया dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया क्या चीज़, 1 प्लस एक्स है, यहाँ से y कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स यहाँ भी मिल जाएगा। दोनों में से आपने कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई मिलेगा। अब आपने क्या किया, dy/1 प्लस वाई कर लिया और इधर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स कर लिया। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इधर हो जाएगा और इधर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं। तो त्रिभुज के कोण अगर cot A दिया हुआ, मान लो एक एंगल दिया हुआ cot इनवर्स 2, तो इसको मैंने मान लेता हूँ tan इनवर्स 1/2, B को मान लेता हूँ tan इनवर्स 1/3 मान लिया, और C हमको नहीं पता। तो पहले तो मैं a प्लस बी निकाल लेता हूँ, तब a प्लस बी निकल जाएगा तो हम 180 में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 निकालते हैं, तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो 5/6 यानी tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 यानी π/4 यानी 45 डिग्री। तो बाकी जो वैल्यू बचेगा वो 3π/4 आएगा। a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है, तो 180 माइनस 1 यानी पाई माइनस π/4 कितना आ जाएगा, 3π/4 आएगा। हमको तीसरा कोण ही तो चाहिए, तो 3π/4 आ जाएगा। ठीक, इसमें देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B का वैल्यू और C का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले क्या करता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये है A, ये है B और ये है C। इसमें B का वैल्यू दिया हुआ है π/3, C का वैल्यू दिया हुआ है π/4। ठीक, तथा DBC को 1:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया D एक यहाँ पॉइंट होगा कोई, ये D, ये अगर x है तो ये हमारा 3x हो जाएगा। तो साइन BAD का वैल्यू पूछा जा रहा है, BAD यानी ये मान लो अल्फ़ा, और CAD यानी थीटा।
तो साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तो साइन रूल लगा लेते हैं। चलो साइन रूल कैसे लगाओगे, ये हमारा एक्स है और ये हमारा अल्फा दिया हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले ट्रायंगल ए बी डी ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, साइन अल्फा डिवाइड बाई एक्स, साइन ए अपान ए होता है, और यही वाला वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री डिवाइड बाई ए डी के लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा डिवाइड बाई एक्स का जो वैल्यू होगा वो किसके आ जाएगा, √3/2 ए डी के। मान लो इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में ट्रायंगल में लो, ए डी सी में ले लेते हैं, तो वहाँ हमारा साइन थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, साइन पाई बाई 4 डिवाइड बाई ए डी के। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बाई 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2 AD। अगर ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो साइन अल्फा डिवाइड बाई एक्स और डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 3x, तो 3x ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2a, और इसको डिवाइड करोगे 2AD है, और ये इसको डिवाइड करोगे तो AD डिवाइड बाई √2 आ जाएगा। तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। तो साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2√2, और 3 डिवाइड होगा तो 1/√6 आ जाएगा। मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में इसका जो आंसर आएगा 21.5 आ जाएगा, और नहीं आता है इसको सॉल्व करने तो तुक्का मार के निकल जाओ आगे, जैसा कि मैंने किया। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा, न्यूटन रैप्सन फार्मूला होता है xn माइनस f ऑफ xn डिवाइड बाई f डैश xn। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे बोला जा रहा है कि अगर मान लो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, द फंक्शन ऑन द इंटरवल इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो मान लिया हमने पहले f डैश x निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36। ठीक, 0 करोगे, 6 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। x कॉमन होगा तो x माइनस 3 और फिर x माइनस 2, यानी 2 फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2। इंक्रीजिंग बताना है तो ये 2 ये 3 प्लस माइनस और प्लस, तो डिक्रीजिंग 2 से लेकर के 3 के बीच में ऑन द इंटरवल 4 to 5 बोला जा रहा है। तो 4 से लेकर के 5 के बीच में तो हमारा क्या आएगा, 4 और 5 यहाँ आएगा, तो 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। ठीक, आगे आएगा प्लस आएगा, तो प्लस में इंक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में बोला कि कौन सा फलन स्वयं का व्युत्क्रम है। तो चलो पहले मैंने इसको व्युत्क्रम निकालते हैं एक एक करके। कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो अगर आप इसको निकालोगे, x का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स माइनस एक्स, यानी 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन लोगे तो y प्लस 1 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई आ जाएगा। तो यही है, फिर x की जगह f इनवर्स x और इसकी जगह 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स हो जाता है। तो स्वयं का व्युत्क्रम यही है, ऑप्शन ए। ठीक, तो ये रहा 2021 क्वेश्चन पेपर का सलूशन। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कुछ एक दो वीडियो को कुछ एक दो क्वेश्चन को हमने पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे हमने इन क्वेश्चनों को जो हमने यहाँ पे शॉर्ट में बताया, वहाँ पे पूरा डिटेल में हमने बात किया है।
प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 11th या क्लास 12th से टॉपिक वाइज हमने पूरे सोल्यूशन बनाए। एक चीज़ और थोड़ा सा प्रमोशन मैं कर रहा हूँ कि अगर मान लो आपको क्लास 6 का बच्चा है कोई भी, तो वहाँ से लेकर के क्लास 12th तक के हमने पूरे वीडियो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, तो उसको आप प्लीज़ रिकमेंड करिए और जहाँ से जहाँ हो सके सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ